वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। अभी इसके पिछले लेक्चर में हमने इसी चैप्टर को पढ़ा है, समरूपता, सिमिलरिटी। इसी को हमने पिछले चैप्टर जो पिछला लेक्चर जो था उसमें भी हमने पढ़ा है और इसमें भी यही पढ़ेंगे। एक ही बात बार बार पढ़ते ही हैं, एक ही बात बार बार मैं कहता भी हूं, अरे भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए। तो वैसे ही एक ही बात को थोड़ा थोड़ा आगे करके पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे करके पढ़ते हैं। आज हम सिमिलरिटी का एक नियम पढ़ने जा रहे हैं, एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम समरूपता का। थ्योरम क्या है वो समझ लीजिए। समरूपता एक बार फिर से ओरली रिवाइज कर दे रहा हूं। दो चीजें चाहे वो छोटी हो या बड़ी लेकिन एक जैसी दिखती हो, एक जैसी दिखती हो। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल का दो फोटो आप ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए और एक थोड़ा बड़ा ले लीजिए, क्या होगा? दोनों एक जैसा दिखेगा ना। साइज में बराबर नहीं है लेकिन दिखने में एक जैसा है, उसे समरूप कहते हैं। तो नियम देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के, देखिए ये दो त्रिभुज हैं और दोनों समरूप भी हैं, ये निशान लगा हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। थोड़ा सा घुमा फिरा के बात है लेकिन बात बड़ी आसान है। क्या कहा? यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे, एरिया, ए फॉर एरिया, क्षेत्रफल, उनका जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अनुपात के बराबर नहीं, अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जैसे अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं, जैसा कि लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हमको यह समझना होगा कि ए बी का अनुपात किससे लगेगा? पी क्यू से। इसका अनुपात इससे लगेगा। और अगर बीसी का लगाएंगे तो किससे लगेगा? क्यू आर से। बीसी का अगर अनुपात हम लगाएंगे तो किससे लगेगा? क्यू आर से। और अगर एसी का अनुपात बनेगा तो किससे बनेगा? पी आर से। अगर एसी का अनुपात बनेगा तो बनेगा पी आर से। मैंने तीनों में तीन टाइप का निशान लगाया है, यहां सिंगल एरो है, यहां डबल है और यहां ट्रिपल है। तो ये अनुपात के बराबर नहीं बल्कि अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं ए बी तो नीचे में हम क्या लिखेंगे? पी क्यू। ये इसके बराबर नहीं होगा, इसके वर्ग के बराबर होगा। बात क्लियर है? या फिर हम कह सकते हैं अगर हम बीसी लिखते हैं ऊपर में तो नीचे में लिखेंगे हम क्यू आर और इसके वर्ग के बराबर होगा। या हम अगर लिखते हैं ऊपर में ए सी तो नीचे में हम क्या लिखेंगे? पी आर, इसके वर्ग के बराबर होगा। बिल्कुल ही सिंपल है। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजाएं जिसका अनुपात जिससे लग रहा है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी दो घात के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल नियम है और इससे लगभग एक सवाल हर साल पूछ लिया जाता है और वो भी 5 नंबर का सवाल आता है। थोड़ा लिखना रहता है, किस्सा कहानी ज्यादा, अन्यथा और कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस टाइप का सवाल भी करेंगे लेकिन पहले फिर से एक बार समझेंगे किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यूजुअली जो गलती करते हैं हम, वो क्या करते हैं कि हम अनुपात के बराबर कर देते हैं। यह अनुपात के बराबर नहीं बल्कि अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
इसी बात को रिवर्स मोड में हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बस ये बात इधर की इधर हो गई ना। जैसे मन लगा के पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे, तो अगर टॉप कर दिया तो टॉप किया है, इसका मतलब मन लगाकर पढ़ा है। बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती बातें आपको दिखाई देंगी। अगर मन लगा के पढ़िएगा तो टॉप कीजिएगा, हो गया। और अगर टॉप कर दिया आपने, इसका मतलब आपने मन लगाकर पढ़ा है। अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। अगर सब्सक्राइबर बढ़ा इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब ये सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। ये दिया गया, क्या दिया गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, जिसमें एबीसी का क्षेत्रफल 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 121 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये दिया गया। यह भी दिया गया है कि ईएफ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर के, और यह पूछा गया है कि बीसी की लंबाई कितनी है। बीसी बराबर क्या है ना, बीसी बराबर क्या। बहुत से लोग ऐसे होंगे, ये पूरा वीडियो देखते जा रहे होंगे और फिर वही होगा, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या, है ना। वजह क्या है इसकी नहीं समझ में आने की? नींव नहीं पड़ी है, नीचे का बेस रेडी नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, घबराइए नहीं, अभी आपके पास टाइम है। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, इजी मैथ ढूंढिए और उसको 4 दिन में फिनिश कर लीजिए। पूरा बेस जो मैथमेटिक्स का होता है वो 4 दिन में फिनिश हो जाएगा आपका। और उसके बाद आ जाइए फिर इस प्लेलिस्ट पर, और इसमें जितना रिवीजन है सब आप कर लीजिएगा और पास भी होइएगा और अच्छे नंबर से पास होइएगा। ठीक है, ये दोनों जब सिमिलर है तो हमको वो थ्योरम याद आना चाहिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब आप आ जाइए यहां। दिया बीसी, क्या दिया? ये दिया नहीं, ये पूछा। ठीक है, और क्या दिया है? ईएफ। ये देखिए बराबर है ना, ये बीच वाला और लास्ट वाला, और ये बीच वाला और ये लास्ट वाला। अब बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हैं चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ ये बराबर होगा किसके? ऊपर में क्या लिखेंगे हम? बीसी, और नीचे में क्या लिखेंगे? 121, सॉरी ईएफ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे 121, और इसका क्या लिखेंगे हम? पावर 2। क्यों लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? दिया गया या गिवन लिखेंगे? सिमिलर, समरूप। ये दिया गया कि समरूप है, जब समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है यहां, कितना? 64, 64, वेरी गुड। डीईएफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ कितना है? 121। बीसी दिया है क्या? नहीं। तो हम लिखेंगे बीसी का पावर 2, और ईएफ दिया है क्या? 15.4, तो हम लिखेंगे 15.4 का पावर 2। अगले स्टेप में क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे बीसी का पावर 2 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 15.4 का पावर 2। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे बीसी का पावर 2 इज इक्वल टू
ये 64 मल्टीप्लाई 15.4 मल्टीप्लाई 15.4 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 120। बहुत इजी तरीके से करेंगे हम, देखिएगा इसको अभी हम कैंसिल करेंगे, कितनी आसानी के साथ होगा। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या लिख देंगे 10, और फिर ये भी पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, है ना। देखिए ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके यहां पर लिख रहा हूं ताकि आप सही से देख सके। BC का पावर 2 बराबर 64 मल्टीप्लाई 15.4 मल्टीप्लाई 15.4 और डिवाइड बाय 121। ठीक है, ऊपर का दोनों डेसिमल फिनिश करेंगे अगर हम, तो नीचे 1 के आगे कितना जीरो लगाएंगे। अब 11 से कीजिए, 11 11 121 होते हैं, एनी डाउट होता है, 11 गुना 11 121। तो 11 को 121 को 11 से काटा तो क्या आया 11, और इसको 11 से काटा तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44। देखिए ये 15 है, 11 एकम 11 बचा 4, बगल में 4 है तो क्या हो गया 44, 11 चौके 44। अब फिर इसको काटिए, 11 एकम 11 और 11 चौके 44। तो BC का पावर 2 बराबर 64 किसका दूसरा पावर है बताएंगे आप, 8 का। 8 गुना 8 क्या होता है, तो आप लिखेंगे 8 का पावर 2, और ये 14 यहां भी 14 यहां भी, दोनों जगह 14 14, तो आप लिख सकते हैं 14 का पावर 2। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है 100। 100 किसका पावर 2 है, 10 का पावर 200 होता है, तो हम लिखेंगे 10 का पावर 2। अब हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, यहां से भी स्क्वायर हटा देंगे, यहां से भी स्क्वायर हटा देंगे, और यहां से भी स्क्वायर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय। अब देख लीजिए आप, आंसर आपका हाजिर, BC बराबर क्या 14 टे 112, 14 8 जा, ये जो BC है ये क्या होगा 14 8 जा 112, 112, और इस जीरो की वजह से यहां पर क्या लग जाएगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर में आंसर। बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मल्टीपल डिवीजन है जो आपको समझ लेना है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव के 1 नंबर को लेने के लिए। ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर आपको लेना है तो 2 मिनट और दे देना है, 2 मिनट और दे दीजिए, ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में एक सवाल हर वर्ष आता है, वो ये कि बताइए निम्न में से कौन सी जो माप लिखी हुई है वो किसी समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो 4 आंसर होते हैं, यहां तो मैंने 3 सवाल लिख के रखा है, वहां तो 4 आंसर होंगे, जिसमें से कोई एक होगा। और कभी कभी क्या आता है कि निम्न में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अगर यह पूछ लिया कि निम्न में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो उसमें 3 नहीं रहेगी, कोई एक रहेगी, जो रहेगी उसको टिक कर देना है। और या ये सवाल ऐसे भी आता है कि निम्न में कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, तो उसमें 3 रहेगी, सिर्फ एक नहीं रहेगी, जो नहीं रहेगी उस पर टिक कर देंगे। अब चेक कैसे करेंगे हम कि समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है, बात को समझ लीजिए। एक तो m वाला फॉर्मूला भी आता है, लेकिन एग्जाम में ढेर सारे फॉर्मूले पहले से लगे हुए हैं, यूं 1000 गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे, ढेर सारे फॉर्मूले लगे हैं। अब उसमें एक और फॉर्मूला कहां से लगेगा, तो शॉर्टकट तरीका देख लीजिए चेक करने का कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। इंग्लिश में इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, 3 भुजाएं तो दी रहेंगी, उसमें तीनों का स्क्वायर लिखिए, तीनों का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, अब 25 का स्क्वायर क्या होगा
625। स्क्वायर का मतलब उस नंबर को उसी नंबर से गुणा कर देना, तो ये होगा 625। अब देखिए इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर आता है या नहीं, देख लीजिए। 576 में 49 को प्लस करके देख लीजिए, आ गया, यानी ये ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये भुजाएं किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। अब ये सवाल 3, 8, 6, इसमें गलती है थोड़ा, हमारे हिसाब से एग्जामिनर ने सही लिखा है। हम जो हल करेंगे तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको। इसको हमको पहले लिखना होगा 3, फिर लिखना होगा 6 और फिर लिखना होगा 8, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे, तरीका वही। 3 का स्क्वायर यानी 3 3 क्या हो जाएगा, 9, और कॉमा की जगह क्या लगेगा, और 6 छके 6 कान 6 36, 2 कान 1 2, पहाड़ा पढ़ते हैं तो 1 कान 2 कान पढ़ते हैं, ठीक है। और 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो जरा सा इन दोनों को जोड़ के देखिए, ये दोनों बराबर आता है या नहीं, आया क्या, यानी ये तो बराबर था, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये ट्रिपलेट नहीं है। जब बराबर था ये दोनों छोटा वाला बड़े के, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट था। यहां पर ये दोनों छोटों को मिलाकर बड़े के बराबर, छोटे को नहीं उनके वर्गों को मिलाकर, तो ये बड़े के बराबर नहीं हुआ, इसीलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब इस पर आ जाइए, यहां भी देखिए थोड़ा ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, तो एक काम कर सकते हैं ना, यहां बड़ा छोटा छोटा ऐसे में ही कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का 169, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 169, 169। 12 का स्क्वायर 144, 144। अब 5 का स्क्वायर, तो चूंकि छोटा वाला नंबर इधर से तो नहीं है उधर से है, तो इधर से ही प्लस कर दीजिए और चेक कीजिए दोनों को मिलाकर क्या इसके बराबर है या है, कहां है, तो अगर ये इसके बराबर है यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। अगर ये इसके बराबर नहीं होता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। ये चैप्टर आज हम यही फिनिश करते हैं और कल फिर लगेंगे एक बार एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ मिशन 450 पार, 450 पार, इस मिशन पे लगेंगे। अगले चैप्टर में अगले अध्याय की हम तैयारी कल से फिर प्रारंभ करेंगे। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।